तो चलो सबसे फर्स्ट अपन नोट्स स्टार्ट करते हैं। नोट 1। तो अब बताओ, इंटीग्रेशन का मतलब तो आपको समझ में आ गया। जो अगर a टू b में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो एक्चुअली क्या होता है, वो एल्जेब्रिक सम आता है, नहीं एरिया का। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, कोई एक कर्व ये है, मान के चलो ये y इक्वल्स टू एफ एक्स है। अगर मैं लिखूं यहाँ पे इंटीग्रेशन जो है ये एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेटिंग वेरिएबल क्या अपना x है, और इसको अपन ना a टू a में ही अगर इंटीग्रेट करें तो बताओ इसका वैल्यू क्या आएगा। यहाँ पे ये x इक्वल्स टू a है, क्या अपन सर बोलेंगे ये जीरो। तो जीरो आ जाएगा, क्योंकि सर आप एरिया जो करते है, एरिया कुछ जीरो। बनेगा। हेलो, कोई ऐसा रीजन बन रहा है जिसका एरिया कुछ आए। हेलो, नहीं सर। नहीं बन रहा है तो सर क्या आ जाएगा। एक्स इक्वल्स टू के का मतलब जीरो ही होता है। जैसे अगर मैं बोले यहाँ पे साइन एक्स डी एक्स और पाई बाय टू, टू पाई बाय टू, तो आप क्या बोल दोगे, क्या ये जीरो के इक्वल होगा। यस सर। बिल्कुल होगा। चलो एक सर क्वेश्चन में तुम, डिसकंटिन्यूअस हो तो, हाँ सर डिसकंटिन्यूअस हो तो एक पॉइंट पे। एक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो और वो गायब हो। नहीं हेलो, सर, मैं पूछ रहा हूँ सर, ऐसे इस केस में अगर वो पॉइंट डिसकंटिन्यूअस हो तो। तो तब भी क्या होगा बताओ, वही पॉइंट ले रहे तब भी तो जीरो ही आएगा ना। इसके बारे में बता दो क्या होगा। यहाँ पे इंटीग्रेटिंग वेरिएबल अपना क्या है, x है। x कहाँ से कहाँ तक है, -3 से लेके -3। तो कुछ बच्चा बोल रहा है इसको जीरो, और मैं बोल रहा हूँ इसको अनडिफाइंड बोल रहा हूँ, क्योंकि इस x पे क्या ln x डिफाइंड होगा। ln x तो कहीं होगा ही नहीं उसमें, होगा क्या, तो क्या आ जाएगा अनडिफाइंड होगा, ना कि जीरो होगा। अब जैसे इसने पूछा, एक बच्चा पूछा सर अगर मैं, ऐसा सोचो आप, इसका जो डॉट था वो अच्छा है, ये अपना y एक्सिस है और ये अपना x एक्सिस है, एक फंक्शन कुछ अपना इस टाइप का है, ठीक है। और बोल रहा है सर अगर यही x इक्वल्स टू a हो जाए तो यहाँ पे अगर इंटीग्रेट करें इसको एफ एक्स को, ये अपना y इक्वल्स टू एफ एक्स है। इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स ए टू ए, तो क्या आप इसको जीरो बोलोगे या फिर अनडिफाइंड बोलोगे। सर अनडिफाइंड। अनडिफाइंड बोलेंगे क्योंकि यहाँ तो फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो किस इंटीग्रेशन के बारे में अपन बात करेंगे। क्लियर है सबको। हेलो, यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। यानी कि जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम हो तो उसका इंटीग्रेटिंग वैल्यू जो होगा वो जीरो के इक्वल होगा। अब एक क्वेश्चन करते हैं उस पर, फिर उसके बाद अपन उसके थ्योरी पे बात करेंगे। सर एक बार रिपीट कर दो, लैग हो गया था। हमने बोला अगर अपन इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है ना, और उसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट अगर सेम हो, ठीक है ना, और उस पे मतलब उस इंटरवल में अगर फंक्शन अपना डिफाइन है तो उसका जो वैल्यू होगा वो जीरो होगा। क्लियर है। लेकिन एक बात और हो सकता है, जैसे यहाँ पे ln x को देखो, हमने बोला जो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग वेरिएबल अपना x है और x कहाँ से कहाँ तक है, -3 से लेके -3 बोल रहे हैं, यानी कि एक ही पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम है। या तो जीरो हो सकता है या फिर अनडिफाइन हो सकता है, तो यहाँ पे क्या बोलोगे, अनडिफाइन बोलोगे। क्यों, क्योंकि x इक्वल्स टू -3 पे ln x जो है क्या वो एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा। अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो क्या आएगा, अनडिफाइन आएगा। और जैसे एक बच्चा पूछा, डिस्कंटिन्यूअस वाला भी बता हाँ दो सर। ये जो डिसकंटिन्यूअस होगा तो इसमें भी तो सेम बात बोलोगे ना, क्या x इक्वल्स टू a पे क्या ये फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, डिफाइंड अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड है। तो इसका इंटीग्रेशन भी क्या बोलेंगे, अनडिफाइंड बोलेंगे, ना कि जीरो बोलेंगे। क्लियर है सबको। Clear। चलो सर अनडिफाइंड की जगह इन्फिनिटी दिया हो तो। ऐसा नहीं पूछेगा, ठीक है ना। चलो i इक्वल्स टू, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे e टू जीरो है और यहाँ पे ln x dx है, इसको इंटीग्रेट करो और बताओ हमें क्या होगा।
अनडिफाइंड। अनडिफाइंड होगा, सोच लो अच्छे से। सबसे पहले तो ln x का इंटीग्रेशन बताओ। यहाँ पे 1 इंटू जीरो प्लस जीरो पे है ln x ln dx, x by e। ठीक है ना। तो यहाँ से आप बोलते हो जो x ln x माइनस x और ये e टू 0, ठीक है ना, ऐसा है। चलो, तो अब आपको पता है एग्जैक्ट 0 पे तो ये फंक्शन जो है वो क्या है, अनडिफाइंड है। लेकिन क्या अप्रोचिंग टू 0 पे एग्जिस्ट कर रहा है? हेलो, ln x के बारे में सोचो। ln x जो है वो एग्जैक्ट 0 पे तो अनडिफाइंड है, क्योंकि आपको पता है ln x बोलता है आपका जो भाई x जो है आर्गुमेंट वो अपना ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ऐसा बोलता है। यस सर। यस सर। तो यहाँ पे अगर जब अपन ये वैल्यू पुट कर रहे होते हैं, आप सोचो हमने इंटीग्रेट करके ये ले आया, क्लियर। अब आप Yes. देखते हो माइनस इनफिनिटी पे जाएगा। हाँ बिल्कुल होगा माइनस इन्फिनिटी। जैसे किसी का एग्जैक्ट वैल्यू आप फाइंड नहीं कर पाते हो तो उसका लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करते हो उस पॉइंट पे, ऐसा करते हो? हेलो, यस सर। करते हो? तो आपको पता है जो उसका जो नेबरहुड वाला पॉइंट है यानी कि 0 प्लस वाला, वो तो उसके डोमेन में है, अरे उसके नेबरहुड में है ना। तो हाँ, अपने को जो यहाँ पे वैल्यू फाइंड करना चाहिए यानी कि अपर लिमिट अगर पुट करें तो क्या उसमें बोल दे लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x ln x माइनस x, फिर अपन क्या बोलेंगे माइनस e पुट कर दो, यानी कि अब लोअर लिमिट पुट कर दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा e ln e माइनस e होगा, बताओ। अरे ऐसा बोलोगे ना तो 0 हो जाएगा। ये तो 0 हो जाएगा, बिल्कुल। हमने बोला जो अब अपन क्या कर रहे हैं फाइनली, अपन क्या पहले अपन ने इंटीग्रेट किया, ठीक है। इंटीग्रेशन के बाद अपन क्या करते हैं लोअर लिमिट और अपर लिमिट पुट करते हैं, नहीं x का वैल्यू आप 0 रखोगे माइनस क्या करोगे x का वैल्यू e रख के अपन माइनस करते हैं, क्लियर है। तो आपको पता Yes, है sir. जो अगर एग्जैक्ट 0 के बारे में बात करें तो ये फंक्शन उस पॉइंट पे अनडिफाइंड है, क्योंकि ln x जो है उसमें बोलता है जो अपने को जो आर्गुमेंट है वो आर्गुमेंट अपना क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर आप 0 रखोगे तो उसपे तो अनडिफाइंड है, लेकिन किसी फंक्शन के बारे में आप सोचो, लिमिट में आपने पढ़ा था जब अपन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं फाइंड कर पाते तो अपन लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करते हैं, यस ठीक है सर। ना। तो क्या अपने को पता है जो इसका जो 0 प्लस है क्या वो उसके डोमेन का पार्ट है? तो बिल्कुल उसके डोमेन का पार्ट है। तो यहाँ पे अपन क्या लिमिटिंग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हमने देखा जो उसका जो नेबरहुड वाला पॉइंट है उस पे वो फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है, अरे बोलो क्लियर है। यस सर। हाँ सर। अब इसका वैल्यू किसके इक्वल होगा बता दो। यहाँ पे तो ये लिमिट का क्वेश्चन हो गया, तो क्या किया जाए, क्या इसमें से x कॉमन लिया जाए, ये क्या हो जाएगा ln x माइनस 1, और इसका वैल्यू तो आपको पता है इधर क्या आ गया, ये 0 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख लो ये एक तो 0 बन रहा है और ये क्या बन रहा है माइनस इन्फिनिटी। तो अगर इन्फिनिटी इंटू 0 वाला फॉर्म होता था तो या तो ऐसा करते थे लॉपिटल अपन यूज करते थे, कैसे, या तो उसको कन्वर्ट कर देते थे 0 अपॉन 0 या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी में कन्वर्ट कर देते थे, याद है कुछ? यस सर। याद है। तो इसको अपन ना यहाँ पे इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस और ऊपर में ln x माइनस 1 ही रहने देते हैं और इसको 1 अपॉन x लिख सकते हैं, हाँ सर। बताओ। तो अब ये क्या आ गया, यस सर। इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी वाला फॉर्म आया, बताओ, Yes, sir. चलेगा। Yes, sir. तो अब क्या Yes, करोगे sir. तुम, लिमिटिंग वैल्यू कैसे यहाँ पे लॉपिटल यूज कर लेते हैं, 1 डिफरेंशिएट। by 1 minus 1 by x square. ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस 1 अपॉन x और अपॉन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसा होगा। तो यहाँ से बताओ क्या आ जाएगा, क्या ये लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस और ऊपर में माइनस x होगा और आपको पता है इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0 के इक्वल आ जाएगा। तो आंसर क्या आ गया अपना 0 आ गया, क्लियर है सबको? 0। ठीक है। अब Yes, सोचो अगर आप ग्राफ से भी देखना चाह रहे हो तो ग्राफ से एक्चुअली हो क्या रहा होगा, थोड़ा सा देख लेते तो अच्छा रहेगा।
ये अपना y एक्सिस है और ये अपना x एक्सिस है, और यहाँ पे सिर्फ क्या था, ln x था। तो ln x का ग्राफ तो अपने को ड्रॉ करना आता है, तो कर लेते हैं। ऐसा होगा, ठीक है ना। और अपन बात कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं, तो 0 टू e के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर e टू 0। तो e कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा कहीं। और यस सर। ये जो e पे आउटपुट आ रहा होगा, ये कितना आ रहा होगा, 1 आ रहा होगा। ये y इक्वल्स टू ln x है। और आप जो इंटीग्रेट कर रहे हो वो क्या है, e टू 0 है, या फिर 0 टू e बोल दें, तो कौन सा एरिया कवर हो रहा होगा, क्या ये वाला एरिया एक तो बन रहा होगा। हाँ सर, यस सर। नीचे वाला। एक नीचे वाला, ये वाला। तो आपको पता चल रहा होगा जो एक ऊपर में पॉजिटिव बन रहा है और एक नीचे में निगेटिव बन रहा है, दोनों का सम क्या 0 के इक्वल हो जाएगा। हाँ सर। यस सर। यानी कि ये एरिया और ऊपर वाला एरिया का वैल्यू क्या सेम होगा, बस साइन क्या होगा, अपोजिट होगा, बराबर। ठीक है ना। दोनों का अगर मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। a है तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, माइनस a हो जाएगा। अरे बोलो। तो जरूरी थोड़ी ना है कि हमेशा सब मतलब इक्वल एंड ऑपोजिट हो। हमेशा Equal नहीं होगा। हमेशा नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन अपने को पता है जित ऊपर पॉजिटिव और नीचे निगेटिव है, तभी तो दोनों का सम क्या हो रहा होगा, 0 हो रहा होगा। अच्छा। हाँ, तभी तो 0 हो रहा होगा ना। हेलो, तो सर आपको इससे तो हाँ, एरिया भी फाइंड कर सकते हैं। तो इससे एक चीज आपको लग रहा है, एक चीज मैंने पढ़ाया था, अगर अपना कोई फंक्शन हो, ये बात आपको ध्यान रखना है बार बार, अगर एफ एक्स डी एक्स है और a टू b में आप इंटीग्रेट किए हो और ये इक्वल्स टू 0 आ रहा है, तो क्या अपन कहेंगे जो एफ एक्स का जो एटलीस्ट 1 रूट तो होगा ही a टू b में, ऐसा बोलोगे जब एफ एक्स अपना कॉन्टिन्यूअस है, यस सर। ऐसा Yes, बोलोगे। sir. तो यहाँ पे क्या इस बेसिस पे भी तुम बोल सकते हो, जब इसका एरिया 0 आया तो क्या अपन कहेंगे जो ln x का जो है एटलीस्ट 1 रूट तो होगा ही e और 0 Yes. के बीच में, ऐसा बोलोगे। देख भी पा रहे हो आप, यहाँ पे एक रूट तो है, Yes, कौन sir. सा, 1,0 है। 1,0। क्लियर है सबको। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. सर। तो इस क्वेश्चन से आपको क्या पता चला, क्या थ्योरी बनना चाहिए, अगर अपन इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है ना, चाहे वो लोअर लिमिट या अपर लिमिट पे कहीं पे ऐसा हो जो अपन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं फाइंड कर पा रहे, तो वहां पे अपन क्या फाइंड करेंगे, लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करेंगे, वैल्यू। ठीक है ना। सर एक डाउट है वैसे ही जनरल सा, पूछ सकता हाँ हूँ? पूछो। सर अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी और cos x है, तो इसका आंसर क्या होगा? लिमिट एक्स टेंडिंग टू, लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी और cos x है, तो इसको Fluctuating. ऐसा। ये cos x है, सिर्फ cos x है, यस सर। तो ये फ्लक्चुएटिंग। वहां पे फ्लक्चुएट कर रहा है, क्योंकि एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे अपने को पता नहीं है एग्जैक्ट क्या होगा, जब फ्लक्चुएट भी करेगा तो अपन क्या बोले। हाँ, ऑप्शंस में ये तो यही होगा ना कि -1 to 1 के बीच में कोई। बिल्कुल बिल्कुल, इसका जो लिमिटिंग सही वैल्यू है। अगर इसको अपन L बोले तो क्या बोलेंगे, L बिलोंग्स टू -1 to 1 बोलेंगे, हाँ सर। ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू। चलो, ये बातें आपको समझ में आ गई ना। तो चलो यहाँ पे अपन एक थ्योरी भी बना लेते हैं। मान के चलो अगर a टू b में अपन इंटीग्रेट कर रहे हैं एफ एक्स डी एक्स को, ठीक है ना, और आप सोचो अगर अपर लिमिट पे, जहां पे यहाँ पे अपर लिमिट पे क्या था, फंक्शन अपना एग्जैक्ट रखे थे, वो अनडिफाइंड था, तो अपन ने क्या किया, लिमिटिंग वैल्यू फाइंड किया। अरे यही बोलोगे ना। हेलो, हाँ सर। तो क्या मैं यहाँ पे ना, देखो ये 0 से कहाँ से, e से लेके 0 था, लेकिन एक्चुअली अपन क्या कर रहे हैं, 0 प्लस टू e चल रहे हैं ना एक तरह से। हेलो, आप बताओ, अपन तो इसके बारे में बात कर रहे हैं, 0 प्लस टू e चल रहे हैं, नहीं। हाँ सर। ठीक है, तो अगर a टू b में अपन बात कर रहे हैं जहां पे, तो बी पहले आएगा ना सर। हाँ बिल्कुल b से पहले होगा ना, अपन ने b प्लस लिखा तो b माइनस लिखना चाहिए, लेकिन वहां पे बोल सकते थे क्योंकि हमने डिक्लेयर किया ही नहीं जो कौन बड़ा है कौन छोटा है,
तो इस अभी वाले तो सर हमें पता नहीं ना उसकी वैल्यू क्या होगी, उसके वो हिसाब से पता चल बताएंगे। जाएगा, हाँ वो पता चल जाएगा, उसका कुछ नहीं है। अब सोचो यहाँ पे अगर a टू b में है fx dx, ठीक है ना। पहला कंडीशन जो है f a अनडिफाइंड है, ठीक है। तो क्या होगा, दूसरा यहाँ पे कंडीशन है जो इफ f b इक्वल्स टू अनडिफाइंड होगा, ठीक है ना। अगर एफ ए अनडिफाइंड है तो क्या मैं इसको ऐसा कर सकता हूं जो यहाँ पे a प्लस टू बी चले, एफ एक्स डी एक्स, ऐसा बोलोगे? हेलो, क्लियर है ऐसा? समझ पा रहे हो आप? Yes. क्योंकि अपन Yes, a sir. टू b में इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, तो जब a टू b में कर रहे हैं, जैसे इस नंबर लाइन पे देखो, यहाँ पे ये a है और यहाँ पे ये b है, तो आप a और b के बीच में बात कर रहे हो। तो सोचो एक पॉइंट अपन एग्जैक्ट वो पॉइंट छोड़ भी दे तो क्या उसके इंटीग्रेशन पे कोई फर्क पड़ेगा? उसके वैल्यू पे नहीं पड़ेगा। एक पॉइंट आप हटा दो तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा उसके एरिया पे, बहुत माइनर सा फर्क पड़ेगा, तो उसको तो अपन निग्लेक्ट कर सकते हैं ना। फर्क तो पड़ेगा ही ना, एक पॉइंट का एरिया तो 0 ही होता है। 0 होता है, तो इसको अपने हटा दिया, तो यहाँ पे क्या a प्लस अपन लिख सकते हैं, और इसी a प्लस को आप चाहते हो जो अपन लिमिट के थ्रू बात करें, तो इसमें हमने बोला जो आप लिमिट लगा लो, लिमिट यहाँ पे अल्फा टेंडिंग टू a प्लस बोल दो, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो जब अल्फा a प्लस के इक्वल है तो क्या यहाँ पे अल्फा लिख सकते हैं, और ये क्या आ जाएगा, b आ जाएगा, और आप बोल दोगे यहाँ पे एफ एक्स टी एक्स। मान के चलो एफ एक्स का इंटीग्रेशन अपना कैपिटल एफ एक्स होगा, तो क्या इसको मैं लिख सकता हूं कुछ इस टाइप सा, लिमिट अल्फा टेंडिंग टू a प्लस, और यहाँ पे कैपिटल एफ एक्स, और यहाँ पे ये अल्फा टू b हो जाएगा। आपको पता है जो b पे तो लिमिट है ही नहीं, तो उसको तो अपन बाहर लिख सकते हैं, तो क्या ये एफ बी माइनस लिमिट अल्फा टेंडिंग टू a प्लस, और यहाँ पे एफ अल्फा हो जाएगा। यस सर। ऐसा बोलोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें? हेलो सर ये तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा ना कि मतलब वो मतलब अल्फा टेंड्स टू a प्लस है या फिर अल्फा टेंड्स टू a माइनस। हाँ वो आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन में, और यहाँ पे चलो गिवन है जो a जो है ना अपना लेस देन b है, चलेगा, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। नहीं सर। अब सोचो अगर अपना b पे अनडिफाइन होगा, ठीक है, तब क्या किया जाए? अगर अपना b पे अनडिफाइन है तो क्या किया जाए, ये नीचे वाला अल्फा टेंड्स टू बी माइनस, a टू b माइनस fx लिमिट dx है, अल्फा टेंड्स टू b माइनस। तो आप बोलोगे a, और यहाँ पे क्या हो जाएगा b माइनस एफ एक्स डी एक्स, और आपने लिमिट लगा दिया, लिमिट अल्फा टेंडिंग टू b माइनस, और यहाँ से क्या आ जाएगा a टू अल्फा एफ एक्स डी एक्स। क्लियर है? और अगर इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट अल्फा टेंडिंग टू b माइनस, और कैपिटल एफ एक्स, और इसमें पॉइंट पुट कर दो क्या चीज, अल्फा और a। तो पता है जो a पे तो लिमिट नहीं है, वैल्यू रखेंगे कांस्टेंट आएगा, उसको बाहर निकाल दो, तो लिमिट अल्फा टेंडिंग टू b माइनस, और यहाँ पे कैपिटल एफ अल्फा माइनस एफ बी होगा, सॉरी एफ ए होगा। बताओ ऐसा लिखोगे? यस सर। ठीक है, यस सर। पहले हमने क्वेश्चन कर लिया, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, उसी को देख के अब हमने थ्योरी बना दिया, चलेगा? अरे बोलो। सर हम अल्फा ले क्यों रहे हैं जब हम x टेंड्स टू 0 प्लस करके कर सकते हैं? तो कर सकते हैं ऐसे, मतलब अगर थ्योरी बनाना चाहे तो ऐसे ही तो लिखोगे ना उसको। अरे क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना तुम सबसे? हेलो? यस सर। हाँ, तो आगे भी सॉल्व हो जाएगा और पता चल जाएगा, क्योंकि तुम्हारे माइंड में एक तो आ गया ना, जो अगर जहाँ पे अनडिफाइन होगा तो वहाँ पे अपन लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करेंगे, ये आपके माइंड में आ गया, तो आपसे एक दिक्कत नहीं होगा, क्वेश्चन सॉल्व होगा इस टाइप का जो भी हो। ठीक है, चले आगे बढ़े। यस सर। चलो उसके बाद
नोट 2। अब आप सोचो एक फंक्शन है वो अपना डिसकंटिन्यूअस है, अगर अपन a टू b में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो उसमें डिसकंटिन्यूटी आ रहा है, ये अपना x एक्सिस है और फंक्शन अपना कुछ स्टेप्स है, यहाँ पे ऐसा फिर ऐसा हो गया, और हमने बोल दिया चलो ये, आप बोलोगे एक पॉइंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा चेंज ले आते हैं, क्योंकि आप तो ऐसा बोल सकते हो ना सर एक पॉइंट पे थोड़ी ना कोई फर्क पड़ेगा, तो आप ऐसा कुछ ले लो, ये इधर ऐसा है और फिर ये ऐसा है। इंटरवल में फंक्शन अपना डिफाइन है, और अब हम जो है ना इंटीग्रेट कर रहे हैं कहाँ से कहाँ तक, ये x इक्वल्स टू a टू, इसमें सोच लो यहाँ पे x इक्वल्स टू b, इसमें अपन इंटीग्रेट कर रहे हैं, और ये y इक्वल्स टू एफ एक्स करना पड़ेगा ना इंटीग्रल को। बिल्कुल ब्रेक करना पड़ेगा। तो क्या इसमें तुम डायरेक्ट बोल सकते हो, जो अगर इसको यहाँ पे इंटीग्रेट करें एफ एक्स डी एक्स ए टू बी, ऐसा डायरेक्ट लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, क्योंकि फंक्शन का डेफिनेशन तो चेंज हो रहा है। क्या आपको नहीं लग रहा है, अगर अपन देखें यहाँ पे, अगर ये पॉइंट सी है x इक्वल्स टू सी, क्या x इक्वल्स टू सी से पहले फंक्शन का डेफिनेशन कुछ और होगा और c के बाद फंक्शन का डेफिनेशन कुछ और होगा? ऐसा नहीं बोलोगे आप? यस सर, ऐसा बोलोगे? तो बोलेंगे। ठीक है, तो क्या अपने को यहाँ पे c पे ब्रेक करना चाहिए? करना तो पड़ेगा। कहेंगे a टू c में अपन अलग इंटीग्रेट कर लेते हैं और फिर c टू b में अलग कर लेते हैं, ऐसा होगा? हेलो, हाँ सर। ठीक है। तो ऐसा ब्रेक अपन कहाँ करेंगे? अगर नोट करके लिखना चाहें तो क्या बोलोगे? जहाँ पे डेफिनेशन चेंज कर रहा हो, या फिर जहाँ पे ये अनडिफाइन हो जाए, ऐसा बोलोगे क्या? सर सी प्लस माइनस नहीं आएगा? लिख लो सी प्लस माइनस, यहाँ पे सी माइनस लिख लो, यहाँ पे क्या लिखोगे? सी प्लस लिख लो, वो अपने को तो पता चल रहा है ना। सर फिर सी प्लस और सी माइनस लिखा है अगर हमने, तो उसके अंदर सी वाला जो पॉइंट होगा वो तो इंक्लूडेड है ही नहीं, पर सी वाले पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड तो है ना। हाँ है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे सी माइनस ले लिए, इसको सी प्लस भी ले तो क्या एक पॉइंट अपन उससे जस्ट आगे वाला ले रहे तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा बोलेगा अगर यहाँ पे सी माइनस ले ले, यहाँ पे सी प्लस ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी वही आएगा। सर एरिया में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एग्जैक्टली वो पॉइंट हमने इंक्लूड तो नहीं किया ना। ऊपर वाले में हमने इंक्लूड नहीं किया, नीचे वाले में तो इंक्लूड कर सकते हैं ना। हाँ सर, मतलब एक में प्लस हो या फिर एक में माइनस हो तो चलेगा ना? चलेगा, ठीक है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं नोट में, क्या कब करना चाहिए? इंटीग्रल इज ब्रोकन एट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, और at the point where definition of function, या फिर fx लिख लो, changes। क्लियर है सबको? बोलो भाई, समझ में आया क्या? यस सर। इसमें इंटीग्रेट करोगे तो ये वाला Yes, sir. एरिया आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा? ये वाला एरिया आएगा, ठीक है ना। अगर अपन इसको a बोल दें, a1 बोल दें, इसको a2 बोल दें, a2 अपना निगेटिव होगा, इसको a2 बोल दे तो क्या ये अपना आ जाएगा a1 प्लस a2। क्लियर है सबको? हेलो, चलो एक क्वेश्चन करते हैं अपन, एग्जाम्पल सिंपल सा। देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन में ना आपको फंक्शन का रिवीजन करना पड़ेगा। फंक्शन किसी को अच्छे से नहीं आ रहा होगा तो एक बार फंक्शन का थ्योरी पलट लेना, देख लेना थोड़ा, आपको पता होना चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर को कैसे अपन ब्रेक करते हैं, फ्रैक्शन पार्ट को, ये सब आ जाएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा नहीं तो आपके लिए। तो अब बताओ इसको कैसे सॉल्व किया जाए।
सर इसको तो 0 to 1 फिर 1 to 2 फिर 2 to 3। आपको पता है जो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है ना? हर डिसकंटिन्यूअस इंटीजर फंक्शन पे हर एक इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, नहीं? 0 Yes, to sir. 1 ये बोलोगे, फिर क्या हो जाएगा 1 to 2 ये हो जाएगा, फिर क्या बोलोगे आप 2 to 3 ये हो जाएगा, चलेगा? यहाँ पे ये 3 है और यहाँ पे ये 2 है और यहाँ पे ये 1 है और इसके फिर बीच में इसको तो देख आउटपुट के भी कर सकते 1 हैं। होगा। हाँ, देख के लग रहा है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे ये क्या होगा 2 होगा। तो आपको तो पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, एक तो एरिया से। तो सबसे पहले चलो एरिया से कर लेते हैं। तो देखो एरिया क्या क्या बन रहा है, 0 to 1 के बीच में तो 0 हो रहा है, फिर क्या यहाँ पे एक ये स्क्वायर बन रहा है सर 1 plus 2 3 आएगा सर आंसर। तीन और फिर पार्ट्स क्या में ये ब्रेक करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या एक रेक्टेंगल बन रहा है। यस सर। यस सर। ठीक है, तो आपको पता है जो इसको अपन क्या इन दोनों एरिया का सम लिख सकते हैं। 0 to 1 के बीच तो 0 हो गया, यहाँ पे ये A1 अपन बोल देंगे 0 हो गया। A2 क्या बोले, क्या ये अपना 1 into 1 होगा? यस सर। 1 होगा। और A2 अपन क्या बोल, सॉरी 1 into A3 क्या बोल दें? आपको पता है बेस कितना है 1 है और हाइट कितना है तो 2 है। तो क्या यहाँ पे 1 into 2 बोलोगे, ये क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो क्या A1 plus A2 plus A3 होगा और ये आ गया अपने पास 0 plus 1 plus 2 बोले तो 3 यूनिट्स स्क्वायर, ये आंसर होगा। ये बढ़िया क्वेश्चन सर। ठीक है ना? अगर मान के चलो कोई बच्चा बोलेगा सर हम तो ऐसा कर लेते हैं जहां जहां पे डिसकंटिन्यूअस है वहां पे अपन ब्रेक लगाएंगे, लगा लो भाई। तो ब्रेक लगाएगा डिसकंटिन्यूटी, आपको पता है अगर अपन 0 to 3 के बारे में बात कर रहे हैं तो आप डिफाइन इसको कैसे करते हो, आप बोलते हो 0 इफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और लेस देन 1, और फिर आप बोलते हो 1 इफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और लेस देन 2, फिर आप बोलते हो 2 इफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 और लेस देन 3। क्या अपन इसी के बीच में बात कर रहे हैं? हेलो, हाँ सर। ठीक है, क्योंकि अपन जो इंटीग्रेट कर रहे हैं dx ये कहां से कहां तक है 0 to 3 है। तो जहां जहां पे डिसकंटिन्यूअस है वहां पे ब्रेक लगा दो। तो क्या 0 to 1 करोगे और फिर क्या करोगे यहाँ पे 1 to 2 करोगे, फिर क्या करोगे 2 to 3 करोगे, बोलो। यस सर। ऐसा करोगे। अब देखो तो 0 to 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू कितना है 0 तो 0 dx हो जाएगा। 1 to 2 में ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू कितना है 1 dx हो जाएगा। 2 to 3 में कितना है 2 to 3 में कितना है 2 है, तो 2 dx हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन देखो, पहले का 0, दूसरे का 1 और तीसरे का 2, तो ये कितना आ जाएगा 3। मतलब आप दोनों तरीके से कर लिए। अरे बात समझ पा रहे हो आप? हेलो, हाँ सर। यस सर। क्लियर है? चलो। तो अब अपन एक दो क्वेश्चन करते हैं, जो भी मेरा डॉट्स है वो क्लियर कर दो। पहला क्वेश्चन ये हो चुका है पिछले क्लास में, ये तो बहुत सिंपल है। चलो इसको बता दो प्रोसीजर क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे। ये 2014 का है, कैसे होगा सॉल्व? सर ऊपर नीचे सेम सेम बन रहे। सेम सेम बन रहा है, बहुत बढ़िया। सर तो sin x प्लस cos x रह जाएगा ऊपर। समझ में आया क्या ये क्या बोला? जो सर यहाँ पे 1 प्लस साइन 2x है, तो 1 को अपन लिख ले cos x आ जाएगा। साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x प्लस इसको क्या लिख ले 2 साइन x इंटू कॉस x। तो क्या ये हो जाएगा साइन x प्लस कॉस x का स्क्वायर, ऐसा लिखोगे। अब स्क्वायर रूट के अंदर ये है तो 1 प्लस साइन 2x को क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे मॉड साइन x प्लस कॉस x हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव देता है, इसलिए अपन ने मॉड लगाया यहाँ पे।
क्लियर है सबको? सर 2 आएगा आंसर। आंसर यस 2 सर। आएगा। 2 आ रहा है सबका। और आप बताओ यस ये सर। जो sin x प्लस cos x है, क्या ये हमेशा 0 to π/2 में पॉजिटिव होगा? सर यस सोच लो। सर। ग्रेटर देन 0 होगा। आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, जो √2 से डिवाइड कर दो और √2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये x प्लस π/4 टाइप का भी हो जाएगा, नहीं? बोलो। और √2 बाहर कर लो, मतलब जिसको कंफ्यूजन है उसके लिए है, कैसे पता करते हैं। तो x प्लस π/4 है। सवाल बहुत सिंपल है, इस पे अगर बात करना है तो कर लेते हैं थोड़ा बहुत। अब देखो x आपका क्या है, 0 to π/2 है। तो x अगर अपना ग्रेटर देन 0 और लेस देन π/2 है, तो x प्लस π/4 क्या होगा? ग्रेटर देन π/4 और लेस देन π/2 प्लस π/4 होगा। और आपको पता होगा जो साइन जो है ना, इसमें तो पॉजिटिव होता है, x प्लस π/4, और इधर क्या बोलोगे, ये भी पॉजिटिव होगा। अरे हाँ ना, तो बोलना पड़ेगा ना। यस सर। समझ में यस आ सर। रहा है या फिर नहीं आ रहा है? तो दोनों क्या है, पॉजिटिव है। क्लियर है सबको? तो अपन बोल सकते हैं अंदर वाला पॉजिटिव है तो बाहर निकाल दो डायरेक्ट। तो यहां से क्या मैं बोल सकता हूँ, ये डायरेक्ट बाहर आ जाएगा sin x प्लस cos x, किसके सर बीच ये में? एक्सप्लेनेशन है कि वो पॉजिटिव क्यों है? हाँ, बस उसके लिए। अच्छा वो। तो अब इंटीग्रेट कर लेते हैं, बहुत सिंपल सा इंटीग्रेशन है। तो 0 to π/2, ऊपर में क्या है, साइन प्लस कॉस का स्क्वायर, और नीचे में क्या आ गया, साइन प्लस कॉस। इन दोनों को गायब करो, तो यहाँ से क्या आ गया, 0 to π/2, और ये साइन प्लस कॉस dx। आपने इंटीग्रेट किया था तो आपको पता होगा, जो साइन को इंटीग्रेट किए थे तो वो भी 1 आया था, कॉस को करोगे तो वो भी 1 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नहीं आता है तो करके देख लो। और आप चाहो तो नोट करके भी लिख सकते हो, क्यों फालतू में अपन बार बार ऐसा इंटीग्रेट करें और उसका वैल्यू फाइंड करें। तो देखो 0 to π/2 में sin x dx जो है ना, ये किसके इक्वल हो, सॉरी सर π/2, आपने 2 पाया होगा सर। 1 होगा। सर पाई में 2 होता है। हाँ, π/2 होगा। और ऐसे ही सेम कहानी 0 to π/2 cos x को देखोगे ना, तो ये भी किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ये 1। आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि बहुत जगह कैलकुलेशन बच जाएगा आपका। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। चलो आगे बढ़े। चलो दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर दो, तो ये वाला, ये जेई 2004 में, हाँ जेई का क्वेश्चन है ना, हाँ करो इसको। क्या इसमें देखेंगे जो कहाँ डेफिनेशन चेंज हो रहा है। डेफिनेशन चेंज कहाँ होता है, मॉड के अंदर जो होता है एनीथिंग, 0 में। जहां पे एनीथिंग 0 हो जाए वहीं पे डेफिनेशन चेंज होता है। आपको पता है ये? सर -2 to -1 लेंगे, फिर -1 to 1, फिर 1 to 3। देख लेते हैं। क्या आप बोलोगे जहां पे मॉड के अंदर वाला पार्ट है, जहां पे वो 0 होगा वहीं पे उसका डेफिनेशन चेंज होगा? अरे भाई बताओ, ऐसा बोलते हो? यस। बोलते हो। तो यहां से क्या हो जाएगा, 1 - x² = 0। तो देखो यहां से x = क्या आएगा, +-1 आएगा। यस सर। यहाँ पे डेफिनेशन चेंज करेगा, चलेगा? तो क्या करना ब्रेक चाहिए, करेंगे। हाँ चेक करना पड़ेगा जो किसमें पॉजिटिव होगा और किसमें निगेटिव होगा। लेकिन आपको ब्रेक करना तो आ गया ना, जो ब्रेक तो अपन डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, ग्राफ से भी देख हाँ लेंगे, सर। लेकिन पहला ऐसे देख लेते हैं। तो क्या -2 से लेके -1 कर लें, फिर क्या करेंगे, -1 से लेके 1 हो जाएगा, फिर क्या होगा, 1 से 3 होगा। अरे ऐसा ही बोलोगे ना? यस सर सर। ये आपने -2 से -1 क्यों किया, -2 से 0 नहीं कर सकते थे क्या? -2 से नहीं,
आप सोचो ना, यहाँ पे ये डेफिनेशन कहाँ कहाँ चेंज हो रहा है। आपको लिमिट कहाँ, -2 टू ये 3 है, आपको पता है बीच में एक बार -1 पे 0 हो रहा है, एक बार 1 पे 0 हो रहा है, तो -2 टू -1 में क्या अलग होगा डेफिनेशन इसका? समझ गया सर, समझ गया, इसके बीच में अलग होगा, इसके बीच में अलग होगा। समझ गया सर, ठीक है। 1 तो 2 3 में सर माइनस के साथ ओपन हो गए। अगर अब आपको देखना होगा जो किसके साथ प्लस के साथ ओपन हो रहा है, किसके साथ माइनस के साथ ओपन हो रहा है, तो वो भी आप देख सकते हो। कैसे? इनक्वालिटी नाम का कुछ चीज होता है, वैसे देख सकते हो, आप वैल्यू रख के देख सकते हो। तो देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है ना, ये कब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा? तो इनक्वालिटी यहाँ से सॉल्व कर लो, क्या एक्स स्क्वायर -1 लेस देन इक्वल्स टू 0 बोल सकते हैं? तो यहाँ से क्या होगा, x -1 और x + 1 लेस देन इक्वल्स टू 0। तो अगर लेस देन इक्वल्स टू 0 है तो इसका जो सॉल्यूशन होता है वो बीच वाला होता है, नहीं रूट्स के बीच वाला पार्ट अपन कंसीडर करते हैं। तो -1 से लेके 1, क्या इसमें ये वाला पार्ट पॉजिटिव होगा -1 से लेके 1 के बीच में? क्या आप 1 माइनस एक्स सर। स्क्वायर, इसको ये मॉड लगा लो, क्या अपन बोलेंगे जो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर कब होगा? जब x अपना क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 और लेस देन इक्वल्स टू 1 हो। अदरवाइज ये क्या होगा, निगेटिव होगा। बोलो। अरे ऐसा बोलोगे, हाँ सर। ठीक है ना? इतना सन्नाटा टू क्यों क्यों भाई? नहीं, 2 क्यों नहीं आया? अच्छा ठीक है, तो अब सोचो -2, क्या बोले? सर 2 क्यों नहीं आया सर? 1 to 2 क्यों नहीं करा हमने साथ के साथ? 1 to 2 क्यों नहीं करा? 2 क्यों करोगे भाई? चलो इसका ग्राफ सबसे पहले मुझे ड्रॉ करके दिखा दो, अपन ग्राफ से पहले कर लेते हैं। इतना सिंपल प्रॉब्लम में ऐसे कंफ्यूज होगे तो कैसे होगा? ये वाला है ना, इसका ग्राफ बताओ क्या होगा। अगर अपने को y इक्वल्स टू ये ड्रॉ करना हो तो स्टेप फर्स्ट क्या होगा? आप ड्रॉ कर लो, कौन सा? y इक्वल्स टू -x²। चलो स्टेप 2, फिर y इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ कर लो, फिर अपन मॉड लगा लेंगे सब पे। स्टेप 3, इसमें ज्यादा मैं ट्रांसफॉर्मेशन यूज नहीं कर रहा हूँ, सिंपल सिंपल सा आपको पता है क्या करना है। तो देखो ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, और एक और चाहिए अपने को। ऐसे जो छोटी छोटी बातों पे दिक्कत होगा तो कैसे चलेगा काम? तो इसका ग्राफ बता दो क्या होगा, क्या नीचे ही नीचे होगा? यस ठीक है ना, ये तो सबको पता होगा, ऐसा हो जाएगा नहीं। अब सोचो इसमें आपने क्या किया, जो y को एक तरह से अपन रिप्लेस कर रहे हैं y -1 से, तो पूरा ग्राफ 1 यूनिट ऊपर चला जाएगा। हाँ सर। ठीक है, तो ऊपर जाएगा तो क्या ग्राफ कुछ इस टाइप का होगा, ऐसा होगा। यस सर। ठीक है, और ये पॉइंट क्या क्या आ रहा होगा, 1,0, और यहाँ पे क्या बोलोगे, क्या ये -1, पॉइंट -1,0 होगा? और चाहो Yes, तो sir. आप इसको भी लिख सकते हो 0,1 होगा, ऐसा बोलोगे। अब मैग्नीट्यूड यानी कि इस पे जो मॉड लगा रहे हैं, ठीक है, तो मॉड लगा रहे हैं तो क्या होगा, जो नीचे वाला पार्ट है वो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर है इसमें तो कुछ चेंज ही नहीं होगा। तो क्या आप कह सकते हैं ये कुछ इस टाइप का हो जाएगा, और ये वाला पार्ट ऐसा होगा? बोलो। यस सर। ठीक है ना? यस सर। तो ये अपने पास आ गया यहाँ से -1,0 और ये 1,0। तो अब देखो इस ग्राफ में क्या चेंज आया, ये वाला पार्ट आपको पता है, ठीक है ना। अगर अपन मॉड नहीं लेते तो ऐसा ग्राफ बनता, सेकेंड वाला आपको दिख रहा है। अगर मॉड लिए तो किस वाले पार्ट में चेंज आया, तो जो पार्ट नीचे है उसमें चेंज आया,
क्या इसमें चेंज आया? यस सर। ठीक है, ये ऊपर चला गया। तो अगर आप लिखना चाहो तो क्या बोलोगे? क्या अपन बोलेंगे -1 और 1 के बीच में जो अपना y होगा वो किसके इक्वल होगा? उसमें तो कोई चेंज नहीं आया, क्या वो -x² के इक्वल होगा? और 1 to इंफिनिटी में y क्या हो जाएगा? क्या ये -1 - x² होगा? यानी कि x² -1 हो जाएगा। क्या इस पार्ट में भी माइनस लगाओगे आप? देखो काफी डिटेल में अपन बात कर रहे हैं। क्या यहां से x² -1 होगा? बोलो। यस और सर। आपको इंटीग्रेट Yes, कहां से sir. कहां तक करना है? -2 से लेके -3 में। तो -2 यहां पे आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो अब बताओ कौन सा एरिया कवर होगा? क्या ये वाला एरिया आएगा और साथ ही साथ ये वाला एरिया आएगा सही सही सही। ओके सर, समझ आया। और ये वाला एरिया आएगा? सर ये इतना सारा कैसे सोचेंगे सर हम? अरे कुछ सोचना ही था नहीं था इसमें। तो तुमको जब मॉड डिफाइन करना आता है उसी से काम तो चल रहा है अपना। तो ये इंटीग्रेशन कैसे होगा? आप बोलोगे यहाँ पे x² सर तो इसके अंदर तो -1 पिछले पढ़े हुए सारे पेपर्स लग जाएंगे। -2 to 1। ये वाला एरिया क्या हो जाएगा? -1 to 1 और 1 - x² dx। और ये क्या हो जाएगा? x² -1 dx 1 to 0। सॉरी 1 to कहाँ बोल रहा हूँ, 3 ना, 1 to 3। 1 2 सिंपल है। एक तो तुमने ऐसे सोचा ग्राफ से। अब बच्चा बोलेगा सर अपने को तो ग्राफ व्राफ कुछ नहीं आता है, बस मॉड डिफाइन करना आता है। अगर मॉड डिफाइन नहीं करना आता है तो फिर छोड़ दो क्वेश्चन, क्योंकि फिर आप सॉल्व करोगे तो गलत ही होगा। तो उससे अच्छा है जो छोड़ दिया जाए। तो जब आपको मॉड डिफाइन करना आता है तो वो चलेगा, वो काफी है इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो दूसरा मेथड, डेंजरस। दूसरा बात अपन करते हैं मेथड 2। इंटीग्रेशन करना है मॉड 1 - x²। कहां से कहां तक था? -2 to 3 था dx। तो मॉड को अपन ओपन कैसे करते हैं? सबसे पहले ये बताओ मुझे, मॉड को ओपन कैसे किया जाए? तो मॉड के लिए आप बोलते हो अगर मॉड ऑफ एनीथिंग है तो अपन बोलते हैं जो एनीथिंग होगा कब? जब इफ एनीथिंग ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो, और माइनस एनीथिंग होगा जब क्या हो? एनीथिंग लेस देन 0 हो। क्या ऐसा बोलोगे? यस सर। ठीक है। तो अब सोचो यहाँ पे एनीथिंग की जगह पे क्या है? 1 - x² है। क्या अपन यहां से बोले ये जो 1 - x² हो जाएगा कब? जब 1 - x² अपना ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो। और ये माइनस के साथ आएगा कब? जब अंदर वाला पार्ट निगेटिव हो। ऐसा बोलोगे आप? सर अगर इतना नहीं आता है तो फिर तो ये सवाल अपने से नहीं होगा, ठीक है ना? ये इतना तो आना चाहिए। तो अब इन दोनों इनक्वालिटी को सॉल्व करो। तो कैसे सॉल्व करते थे? सबसे पहले x² का कोफिशिएंट अपन पॉजिटिव बनाएंगे, तो माइनस से आप मल्टीप्लाई करोगे तो इनक्वालिटी का साइन चेंज कर जाएगा। ऐसा होगा। अब इसका फैक्टर देख लो x - 1 और ये x + 1 हो जाएगा लेस देन इक्वल्स टू 0। अब आप देखो इसका जो सॉल्यूशन आएगा नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो। यहाँ पे -1 और यहाँ पे 1 होगा, फिर राइट साइड में प्लस माइनस प्लस। अपने को कौन सा पार्ट चाहिए? तो माइनस वाला, क्योंकि लेस देन 0 है यहाँ पे फाइनली। तो आप कह सकते हो जो ये 1 - x² होगा इफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 और लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा तब। और इसके अलावा मतलब दूसरे पार्ट को सॉल्व करोगे तो कौन सा होगा? उसके बाहर वाला आएगा सॉल्यूशन। तो क्या मैं कह सकता हूं यहाँ पे x² - 1 हो जाएगा कब? इफ x बिलोंग्स टू -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। अरे बोलो, ऐसा बोलोगे? हाँ सर। फिर मॉड को खोल के हम उसी हिसाब से इंटरवल्स के साथ कर लेंगे बिल्कुल ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप देखो डेफिनेशन कहाँ कहाँ पे चेंज हो रहा है। तो डेफिनेशन वहां पे चेंज होता है जहां पे मॉड का अंदर वाला जो पार्ट होता है जहां पे वो 0 हो रहा होता है। जहां पे ये 0 हो रहा है क्या वहीं पे डेफिनेशन चेंज हो रहा है?
तो आपको अभी जो आपने डिफाइन किया है उसमें भी आपको दिख रहा है, देखो यहाँ पे -1 और 1, क्या इसी पे डेफिनेशन चेंज हुआ है? अरे बताओ भाई। हाँ सर। हाँ, तो अब चेंज कर ले, -2 to -1 प्लस -1 to 1 प्लस यहां से 1 to 3 चलेगा। अब देखो -1 to 1 में क्या लिखोगे, यहाँ पे 1 - x² dx, और इसमें क्या आ जाएगा, -1 to, सॉरी अपन उल्टा लिख दिए हैं। सर इसमें x² -1 आएगा। हाँ, क्योंकि ये नीचे वाला आ रहा है ना। अब भी बहुतों को समझ में नहीं आ रहा होगा, नहीं? आ गया सर मुझे तो। आ गया ये तो आ आसान गया है, ये सर, वाला ज्यादा बढ़िया मेथड। क्लियर है। यहाँ पे dx और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये सर x² - 1 dx। अब इंटीग्रेट करना आपके लिए सिंपल सा काम है, इसको बच्चों वाला काम है। x³/3 -x -2 to -1, किसी ने सॉल्व किया है इसको? हाँ सर। कितना आया आंसर? आ गया सर। क्या आया आंसर बताओ, फाइनल लिख देंगे। हेलो, 22/2। 22/3। तो चलो इसका आंसर आ गया 22/3। तो 28/3 है या 22/3 है, आया है क्या? 28/3 है। 28। 28/3। ए तो ऑप्शन। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। सबको समझ में आया? अपन दोनों तीनों तरीके से भी बात कर लिए, कोई एक तो समझ में आया होगा ना? हाँ सर। चलो यस सर। आगे बढ़ते हैं। अब चलो एक और डॉट है, इसको भी सॉल्व कर दो। ये तो अभी सॉल्व किए हो फटाफट, नहीं? इसको नहीं सॉल्व किए हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला? कर लिया सर। कर यस सर, लिया। कर लिया। ग्राफ चलो से हो गया। इसके आगे बढ़ते हैं। चलो फिर से ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया, इसको भी सॉल्व कर दो। तो सोचो, इसमें सोचेंगे क्या, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो एनीथिंग है, ग्रेटेस्ट इंटीजर कहाँ डिसकंटिन्यूअस होता है? जहां पे एनीथिंग इंटीजर हो, जहां पे ये इंटीजर होगा वहां वहां पे डिसकंटिन्यूटी आएगा। क्या आप ऐसा सोचोगे? अरे बोलो। यस सर। यही सोचोगे। तो अब सोचो, √t जो है इसका वैल्यू क्या क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, √t जो है वो अपना 1 हो सकता है, √t जो है अपना 2 हो सकता है। क्योंकि अपन t कहां से कहां तक बात कर रहे हैं, ये जो लिमिट है वो 0 to 9 है। अरे देखो ये 0 to 9 यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर यहाँ पे √t और dt है। तो इंटीग्रेटिंग वेरिएबल जो है वो अपना कौन सा है? ये t ही तो है, और t कहां से कहां तक है? 0 to 9 है, यही है ना? हाँ सर। यही है। तो अगर √t अगर 0 होगा तो t का वैल्यू आप बोलोगे 0 होगा, और √t अगर 1 होगा तो t का वैल्यू क्या बोलोगे? क्या ये 1 के इक्वल होगा? और यहाँ से t = 4 बोलोगे, यस। और यहाँ 0 से to 1 1 to √t 4। = अगर 3 रखे तो t का वैल्यू क्या होगा? 9 होगा। इससे आगे तो अपन सोचेंगे ही नहीं, क्योंकि t अपना 0 to 9 है। तो इसको सेपरेट कर देंगे सर, 0 to 1 1 बिल्कुल to 4 सेपरेट 4 to करेंगे। 9। तो देखो कहाँ कहाँ पे इंटीजर आ रहा है, बता दो। सर 1, 4 और 9 पे। तो सर 0 1 to 4 और 9। 1, 1 to 4 और 4 to 9 करें? अरे सर यही इसको करोगे ग्राफ ना, से ही कर लो। ग्राफ से भी कर लेंगे, उसमें क्या है। ऐसा लिखोगे ना? ये अभी तक समझ में आया सबको? यस सर। यस ठीक सर। है। तो अब बताओ 0 to 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू कितना होगा? 0 होगा। Yes. 0 to 1 में ये जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर √t, उसका वैल्यू क्या 0 के इक्वल होगा? चलो बात कर लेते हैं और भी अच्छे से, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
हमने बोला जो चेंजेस जो आ रहा है ना वो कहाँ कहाँ पे आ रहा है, आपको पता है जो t अगर ग्रेटर देन अपन 0 रखें और लेस देन 1 रखें, और t अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 रखें और लेस देन 4 रखें, और फिर t अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 रखें और लेस देन 9 रखें, तो देखो 0 से लेके 1 के बीच में रूट t जो होगा वो क्या होगा, क्या वो 1 से छोटा होगा? हाँ सर, 0 आएगा। तो 1 से छोटा होगा ये वाला पार्ट, तो क्या अपन बोलेंगे जो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा उसका वैल्यू 0 हो जाएगा यस सर। इसके बीच में, ऐसा बोलोगे? तो एरिया से भी, ग्राफ से भी 0 हाँ ही आ बिल्कुल रहा होगा उससे भी सर। करेंगे, लेकिन पहले जो पढ़ रहे हैं उसको समझ लेते हैं ना, ऐसा बोलोगे? सही है। ठीक है। और क्या इसके बीच में अगर t का वैल्यू 1 to 4 रख रहे हो तो क्या इसका वैल्यू किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा? हाँ सर। क्योंकि आपको पता है अगर t अपना ग्रेटर Yes, देन sir. इक्वल्स टू 1 है और लेस देन 4 है, तो रूट t क्या हो जाएगा, क्या ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और लेस देन 2 होगा, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा। हाँ सर। ऐसा बोलोगे? अब सोचो 4 to 9 के बीच क्या हो जाएगा, 2 आएगा। हाँ सर। तो यहाँ पे लिख रहे हैं ये 1 dt और यहाँ पे ये 2 dt हो जाएगा, चलेगा? बीच में प्लस लगा दो। अरे कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। No, नहीं, sir. sir. तो ये आ जाएगा 0 प्लस यहाँ पे 4 - 1 3 हो जाएगा, ये आप कर लोगे। 2 × 5 यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो कितना 13 आ जाएगा। हाँ सर। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। सही समझ में आया ना? इसमें देखो कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का प्रॉपर्टी यूज हो रहा है। तो आपको पता है जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो सर कहाँ मुझे पे ये नहीं समझ आ रहा हम्म। सर, जो ये हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर था, मतलब जब हमने इसको बांटा मतलब 1 to लिमिट्स के अंदर, तो हमने सर जो ये रूट टी ग्रेटेस्ट इंटीजर है उसकी जगह हमने 0 1 और 2 की सब्स्टिट्यूट किया। तो आपको पता है सबसे पहले कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर के जो अंदर एनीथिंग है, तो नहीं सर, वो एनीथिंग सब समझ आ गया सर, वो सब समझ आ गया सर, लेकिन ये 0 1 और 2 के क्यों सब्स्टिट्यूट किया ये नहीं समझ आया। ठीक है। तो आपको पता है जो t अपना कहाँ से कहाँ तक है, 0 to 9 है। यस सर। तो 0 to 9 के बीच में रूट t जो है वो क्या क्या हो सकता है, रूट t कौन कौन सा इंटीजर हो सकता है 0 to 9 के बीच में? सर तो यहाँ पे 1 नेगेटिव लगाएंगे ना, पहले वाले में 1 से थोड़ा छोटा, क्योंकि 1 पे तो 1 ही आ गई। तो देखो यहाँ पे हमने जो ब्रेक किया तो क्या यहाँ पे कैसे लिखा है, देखो सर मतलब लिमिट में। लिमिट में, और यहाँ पे लगाना चाहते हो 1 माइनस 1 सर प्लस। सिंपली ये बोल देते ना कि रूट सर 1 रूट प्लस टी नहीं को लगेगा हमें। फिर। हाँ ठीक है सर, सुन। ठीक है ना? वो जो बच्चा पूछ रहा था उसका डॉट क्लियर हुआ? हेलो? नो सर। नहीं हुआ। तो अब सोचो जो आपका, चलो सब और सब सिंपली सर हमें तो यही सोचना है बस कि रूट टी को इंटीजर कैसे बनाए, क्योंकि बिल्कुल यही इंटीजर पे सोचना है। देखो सारा खेल इसी पे है। हमें पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे होगा, डिसकंटिन्यूअस एट a इक्वल्स टू इंटीजर। ठीक है ना? तो अब सोचो आपके पास यहाँ पे रूट t है, तो रूट t जहां जहां पे इंटीजर होगा वहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है। तो आपके मन में ख्याल आया जो सर आपने यहाँ पे ये 0 से ही क्यों लिया, मैं तो इधर उधर कुछ भी ले सकता हूं। तो 0 to 9 आपको पता है जो t अपना क्या है, यहाँ पे अपना t जो है क्या वो रियल ग्रेटर नंबर देन इक्वल्स टू 0 है और लेस देन इक्वल्स टू 9 है। तो रूट t अपना क्या हो जाएगा, यस सर। क्या रूट t अपना ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और लेस देन इक्वल्स टू 3 होगा? बिल्कुल होगा। तो अब बताओ रूट t जो है वो क्या क्या इंटीजर वैल्यू देगा, एक तो 0 देगा, फिर क्या देगा रूट t 1 देगा, फिर क्या देगा रूट t 1 देगा, और रूट
सॉरी रूट टी जो है वो 3 तो एक पॉइंट पे देगा, कहाँ पे 3 पे देगा, तो एक पॉइंट को तो अपन कंसीडर करेंगे नहीं। हेलो बोलो भाई, Yes, sir. ऐसा बोलोगे तो इससे आप कह सकते हो जो Yes, जीरो sir. Yes, sir. जीरो कहाँ तक देगा, सोचो इसका t का वैल्यू निकाल लो, t इक्वल्स टू 0, यहाँ पे t इक्वल्स टू 1 और यहाँ पे t इक्वल्स टू क्या आ गया 4 आ गया। अपने को कहाँ से 0 से लेके 9 तक चलना है और रूट t जो है Yes, वो sir. 3 हो रहा है कहाँ पे, t इक्वल्स टू 9 पे हो रहा है। चलेगा? तो सोचो अब आप Yes, sir. 0 और 1 के बीच में ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर रूट t होगा ये किसके इक्वल होगा, क्या 0 Yes, के sir. इक्वल Yes, sir. होगा? आप समझ आ गया, समझ आ गया सर। आ गया ना? Yes, sir. समझ आ गया। चलो बहुत Yes, बढ़िया, sir. चलेगा। अरे सबको क्लियर है ना? यस सर। चलो आगे बढ़े। तो इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आएगा सॉल्व हो जाएगा आपसे। हेलो हाँ सर। चलो इसी में मैं एक हाँ जी पार्ट एक क्वेश्चन दे के चेक कर लेता हूँ यार। अब आपको इंटीग्रेट करना है यहाँ से 0 टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 30 रूट टी डी टी। फटाफट बताओ, फटाफट क्या बोलोगे आप? सर 0 ही होगा, 0 ही होगा। क्या 0 होगा? 20 आएगा सर, आंसर 20 आएगा सर। आंसर 20 आ रहा है। तो कैसे हाँ, करेंगे? आपको पता है अगर t अपना जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है और लेस देन ले लेते हैं 13 है, तो रूट टी क्या हो जाएगा, क्या वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे लेस देन रूट 13 होगा, ऐसा बोलोगे? तो अब बताओ इसके बीच में रूट टी क्या क्या इंटीजर वैल्यू देगा, 0 देगा, 1 देगा, 2 देगा, सर 21 आ रहा है मेरा तो। 3 देगा, ठीक है ना? और क्या 4 देगा? नहीं देगा। 4 तब आता है जब उसके अंदर 16 होता। अरे ऐसा बोलोगे? यस सर। 16 या 16 से ज्यादा। हाँ 16 या 16 से ज्यादा होता। तो क्या मैं कह सकता हूं जो ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर रूट टी जो है ये इक्वल्स टू 0 होगा इफ t ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और लेस देन 1, यानी कि इससे पहले, और ये 1 होगा इफ t ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और लेस देन 4, और ये 2 होगा जब क्या हो अपना t ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 और लेस देन कहां तक, क्या ये 3 बोलोगे? 3 नहीं 9 बोलोगे। क्लियर है? और जाके फिर 3 देगा कब, इफ t ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9 और लेस देन, अपन कहां तक चल रहे हैं, सिर्फ 13 तक चल रहे हैं, तो 13 तक के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे ये तो कहां तक देगा, 16 तक देगा, लेकिन लिखना चाहो तो लिख लो। तो क्या ब्रेक लगाएंगे, 0 टू 1, 1 टू 4, 4 टू 9, 9 टू 16। तो 0 टू 1 के बीच क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 dt, फिर क्या होगा यहाँ पे 1 dt, यहाँ पे क्या होगा 2 dt, फिर यहाँ पे क्या होगा 3 dt। 16 नहीं, यहाँ पे 13 हो जाएगा ना, क्योंकि 13 तक ही तो है। अरे बोलो, समझ में आया सबको? आ गया सर। तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे ये 3 हो जाएगा इसका वैल्यू, और यहाँ पे 2 इंटू 5 ये 10 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 3 इंटू 13 माइनस 9 कितना 4 हो जाएगा। सर ये 25 हो गया ना? हाँ क्या बोले? ये तो 25 हो गया ना सर, आप तो कह रहे 20 है। मैंने आंसर तुम जो बोले वही बोला ना, मैंने आंसर थोड़ी ना फाइंड किया है। क्लियर है सबको? ठीक है, समझ आ गया सर। यस हाँ सर, सर। चलो क्लियर है। तो चलो आज जो अपन पढ़े वो क्लियर है सबको, सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर।